डीजी मेट कह रहे हैं कि यकम अगस्त के बाद जो है वो शुमाली इलाकाजात में 7 से 8 डिग्री तक एवरेज टेम्परेचर में इजाफा होना। सर क्या वजह है इसकी, क्या हो रहा है ये? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज एक सिक्के की तरह है। एक तरफ उसके साइंस है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिशें ज्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट इशू है। हमारे यहाँ ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के मोस्ट वनरेबल कंट्रीज में से पहले ये चौथे नंबर पर है, तो हम समझते हैं कि हमें कोई बैज या ट्रॉफी मिल रही है। ये कोई मेडल की बात नहीं है, हम्म। ये शर्म की बात है। असल में जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान इज वर्ल्ड वन ऑफ लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्रीज। हम्म। अगर आप लीस्ट प्रिपेयर्ड कंट्री ना हो, तो जिस क्लाउड बर्स्ट की आप बात कर रहे हैं उसके साथ तो लोकल जगह पे किसी विलेज में नुकसान होगा जहां पे वो पानी गिरा है। जी हाँ। आपका मसला ये आता है कि जब पानी बह के जब नीचे जाता है दरिया में या नाले में, तो उसके पीछे बारिश का पानी भी आ रहा होता है, उसके अंदर ग्लोव का पानी भी आ रहा होता है। पानी कहाँ जाएगा अगर उसके दोनों तरफ आपने इंक्रोचमेंट करके घर बना लिए हो? तो मसला ये गवर्नेंस का है, मसला ये इल प्लानिंग का है। आपने ये जो क्लिप देखे हैं जीबी के और केपी के, आपने देखा होगा कि उसमें लकड़ियां कितनी हैं। या ये 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 माफिया का है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ सर पे। वो एक कल से जैसे एक वो पंजाब और सिंध में कल से लैंड एक वो माफिया है, जैसे कल से सिंध और पंजाब में लैंड माफिया है, बिल्कुल इसी अली तरह इन अली दोनों तौकीर शेख एरियाज साहब, में कल से टिम्बर ना एक वो माफिया है। तस्वीर चल रही है बड़ी वायरल है, जो एक वीडियो है, जो नीलम झेलम का जो डैम है नीलम वैली में, वो डैम पूरा जो है उसकी सतह आप देखें तो वो पानी जो है वो उसके ऊपर आपको लकड़ियां तैरती हुई दिखाई दे रही है। ये वो लकड़ियां हैं जो कि चोरी के लिए काट के जंगलात में रखी गई थी, अवाम की हुकाम की नजरों से ओझल, बल्कि हुकाम खुद मिले होते सारे मामलात के अंदर। वो कुदरत ने बहाकर सारी सामने ला दी, वो अया कर दी जो लकड़ी की चोरी थी, जंगलात की कटाई थी। ये टिम्बर माफिया है, जैसे सिंध में और पंजाब में लैंड माफिया है, इन जगहों पे टिम्बर माफिया है। और आगे आइए, दरियाओं के बैंक्स को बेचा जाता है। जो तीन चार चीजें हैं जो हमें समझने की, आप कहते हैं इस तबाही से कैसे बचा जाए, चार तरीके हैं बचने के, और वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म में, एक हफ्ते में या एक साल में कुछ जी नहीं हाँ। होने का। पहला प्रिंसिपल जो है, कार्डिनल प्रिंसिपल, यह है रिस्पेक्ट ग्रेविटी। पानी ने नीचे की तरफ आना है, जी हाँ। जो उसके रास्ते में आएगा तबाह हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। दैट्स फर्स्ट। सेकंड, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट द राइट टू लाइफ। उसकी जो विड्थ है वो कई सौ साल में बनी है। आप उसको छोड़ देंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसके अंदर कॉलोनियां बनाएंगे तो नुकसान होगा। तीसरा यह है। चौथा यह है कि गिव डिग्निटी टू द पुअर। वो डिग्रेडेड एरियाज में रिवर अंदर किसी को रहने का शौक नहीं होता बाल बच्चों के साथ। वो ये है कि जमीन आपने इतनी महंगी की हुई है, जोनिंग लॉज बनाए नहीं हुए, लैंड यूज प्लानिंग नहीं की हुई, ये माफिया वहां पे जमीनें बेचते हैं। और चूंकि लोकल गवर्नेंस कोई नहीं है, लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं है, लोग जाके फिर वहां पॉवर्टी में रहते हैं, जी हाँ। इसलिए तबाह होते हैं। अनलेस वी गिव डिग्निटी टू द पुअर, विल डाई। और आखिरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ऐसे गिरते हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। इनके घरों के हमने कोई स्टैंडर्ड्स ही अभी तक नहीं बनाया, खा वो कमर्शियल एरियाज हो, खा वो रेजिडेंशियल एरियाज हो। ना किसी की प्लिंथ होगी, ना किसी की फाउंडेशन होगी, ना इसके किसी के कॉलम होंगे। और इतने हमने आंखें बंद की हुई हैं कि 250 मिलियन लोगों में से कम 200 मिलियन लोगों के घर ऐसे हैं जो हवा के झोंके के साथ गिर जाएंगे। तो जब बारिश आएगी, ग्लोफ आएगा, जब क्लाउड आउटबर्स्ट आएगा, तो सही। ऑब्वियसली वो लोग विक्टिम होंगे। तो जो कहने की बात यह है, हमें, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ, मेरे ख्याल में हमारे पास इन चीज़ों का सलूशन है। हमें सही। अपनी तवज्जो उस तरफ लेके जाने की, हमें अपनी गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और गवर्नेंस इसकी इस्लामाबाद या पेशावर में नहीं है, वो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जी हाँ। जब तक आप वहां पे लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, उनको रिसोर्सेज नहीं देते, हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल मलिक अमीन असलम साहब, जाहिर है हमने अपने हिस्से का काम करना है। अल्दो इस वक्त पाकिस्तान कंट्रीब्यूट तो जो है नहीं कर रहा जिस तरह से बाकी बड़े ममालिक कर रहे हैं। 30-30, 25-25% उनका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में। पाकिस्तान का 0.8% टोटल कंट्रीब्यूशन है, जबकि इफेक्ट होने वाले ममालिक में हम जो है वो टॉप पे हैं। तो हम ज़ाहिर है मिटिगेशन ही कर सकते हैं, जिसमें ज़ाहिर है जो बड़ा काम है वो है फॉरेस्टेशन का, कि हम जंगलात उगाएं। अब केपी की जब बात होती है, केपी के अंदर तो रिकॉर्ड दुनिया के अंदर जो है एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बिलियन ट्री सुनामी का जो है वो एग्जीक्यूट किया गया है। तो फिर केपी क्यों इससे हिट हुआ, क्या आप कहते हैं इस पे? जी देखें, आपने पहली बात तो बिल्कुल ठीक की कि पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में नहीं है जिनकी वजह से ये तबाही सारी दुनिया में आ रही है। और पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में है जो कि इससे इससे असरअंदाज हो रहे हैं।
ये नाइंसाफी है, लेकिन ये नाइंसाफी पे आप बात तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। या अभी आपने इस मसले को खुद संभालना है, क्योंकि ये मसला हम कोई कल का मसला नहीं है, ये आज हमारे सर के ऊपर आ चुका है। और दूसरा ये है कि अभी शेख साहब ने भी जो बातें की, वो उनमें से कोई भी चीज ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये समझने के लिए आपको एक विजन की जरूरत है, जो कि पॉलिटिकल विजन आपको ऊपर से ही आएगा और नीचे तक लोकल गवर्नमेंट तक उसमें जाना है। जो एक लेकिन लेकिन मलिक साहब, पार्लियामेंट के तमाम क्या इश्यूज पे। हमारी जो सियासी जो हमारी क़यादत है इस वक्त मुल्क के अंदर, क्या कहीं भी आपको दिखाई देती है एक सीरियसनेस इस मसले को लेकर? चूंकि जितने भी दुनिया भर के जो माहिरीन है मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक, वो सारे वार्न कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिस्क में है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खतरात हैं इससे। लेकिन क्या वो सेंसिटाइजेशन आपको हमारी जो हुकूमतें हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके अंदर दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई देती। और वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द केक। एग्जैक्टली। हमारा, अगर आपकी गवर्नमेंट का विजन हो और गवर्नमेंट की कमिटमेंट हो, तो उसका जो चीज आप जब आप बजट देखते हैं मुल्क का, तो आपको समझ आ जाती है कि या क्या ये मुल्क अपने इस मसले को अपनी प्रायोरिटी समझता है। आज इस वक्त अगर आप बजट देखें पाकिस्तान का, तो हालांकि हमें इंटरनेशनल फंडिंग सारी इसी के थ्रू मिल रही है। या और हमें जो IMF की फंडिंग है 1.2 बिलियन की, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए मिली या है। वर्ल्ड बैंक से हमने $30 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 years क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए लिया है। लेकिन अगर आप अपने बजट को देखें, तो अपने बजट के अंदर हमने इसके लिए कुछ भी मुख्तस नहीं किया। या सिर्फ क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री, जो कि स्पेयर हेड करती है, इन तमाम इश्यूज को कोऑर्डिनेट करती है पूरे पाकिस्तान में, उसके बजट को 14 अरब 2022 में उसका बजट था। इस बार वो 2.5 अरब का रह गया है। हम्म। और उसके अंदर एक नॉन सीरियसनेस नजर आ रही है कि गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है पाकिस्तान के लिए, कि एक तरफ आपको फंडिंग की लाइन तो मिल चुकी है, लेकिन आपके पास वो कैपेसिटी, वो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है ही नहीं, जो कि उस पैसे को लेकर सही जगह पर लगाएंगे, उसको प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ग्राउंड पे वो लग सके। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान में। जब कोई एक बड़ा वाकया हो जाता है, कोई कुदरती आफत आ जाती है, उसको उसके बाद जो है लोगों की रिलीफ और रेस्क्यू के लिए तो हम जो है वो शायद हम उस पर जो है बजट एलोकेट कर देते हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीली से बचना कैसे है, उसके लिए जो है हमारे यहाँ एक जो है ना वो प्रोएक्टिव अप्रोच वो नज़र नहीं आती कहीं पर भी। ये बातें करना बड़ा आसान होता है, स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स बना के उनको मेक श्योर करना कि वो ग्राउंड के ऊपर लगे, वो बहुत मुश्किल काम होता है। और यही मुश्किल पाकिस्तान के सामने है इस वक्त। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है। और दूसरा, मैं आप ये भी बताना चाहता हूँ कि एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, जो कि बिल्कुल आंखों के सामने से हमारी गुजर रही है। जी हाँ। और वो ये पानी का जखीरा है। जी हाँ। इस पानी को लोग तरसते हैं दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान भी, ये जब 100 दिन गुजर जाते हैं हमारे मानसून और ग्लेशियर के पिघलाव के, ये 100 दिन होते हैं, तो फिर पाकिस्तान भी इस पानी को तरस रहा होता है। हमारी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ तकरीबन 9 से 10% है इस वक्त। यानी कि अगर हमें 100 लीटर अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है, तो हम सिर्फ उसका 9 या 10 लीटर उसको सेव कर सक रहे ऐसे ही हैं। है। पर ध्यान देने की जरूरत है अर्जेंट बेसिस के ऊपर। एक इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू समझ के हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का रेला जब गुजर जाएगा, और उसने अभी गुजरना है। अभी तो आपने देखा कि ये स्वात गिलगित से शुरू हुआ, ये स्वात के एरिया में है, बुनेर में है, अभी अटक के करीब आज पहुंचा हुआ है, इसने पूरे पाकिस्तान से गुजरना है। और अगले आप देखेंगे कि ये जिस तरह जाता जाएगा, तबाही भी करेगा, फिर एंड में जाके ये आप इसको अरेबियन सी में फ्लश आउट कर देंगे। 25 दिन के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 से 7 मिलियन एकड़ फीट पानी जुलाई के अंदर अरेबियन सी में फेंका। उसकी अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू लगा लें, तो वो 6 से 7 बिलियन डॉलर बनती है, जो कि रिसोर्स को हम जाया कर रहे हैं। और फिर महीने बाद हम इस रिसोर्स को तरस रहे होंगे। तो हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है, और अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी है, सही है। फंड्स की यूटिलाइजेशन है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये कोई कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या करना है ठीक। आपने। फ्लड मैनेजमेंट करनी है आपने, लोकल बॉडीज को एंगेज करना है, उनको ग्राउंड के ऊपर ठीक। एम्पावर करना है, और उनको फंडिंग देनी है। और उसके साथ साथ आपने अपने हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये आपके सामने है कि कहाँ पे ये तबाही सही है। होती है। स्वात बुरेर हर साल वही तबाही उन्हीं जगहों पे उसी तरीके से होती है।